दोस्तों, क्लास 9th का आपको मालूम है कि सिलेबस बदल गया है और न्यू सिलेबस का साइंस का बुक का ये चैप्टर 2 का हम आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोगों को जैसा लगेगा आप बताएंगे, फीडबैक देंगे कि क्या करना है और सुधार या नहीं। अगर अच्छा लगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 9th का, क्लास 10th का इस चैनल पे सारा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है द सेल। क्या है? द सेल। सेल को हम लोग बोलते हैं द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास दो थिंग्स हैं। फर्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स, सेकेंड वन इज नॉन लिविंग थिंग्स। तो जैसे दोस्तों नॉन लिविंग थिंग्स में पार्टिकल्स होते हैं, उसी तरह लिविंग थिंग्स में सेल होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है सेल। ठीक है, तो सेल का नाम सुनने से आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि सेल के बारे ही हमको पढ़ना है। और सेल को हिंदी में हम कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सेल को द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इसलिए कहा गया है कि दोस्तों हमारा जो सेल है, सेल से ही हमारा बॉडी का निर्माण हुआ है। आपको पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड organ, combination of organ is called organ system, combination of organ system is called body। आपको पता है दोस्तों, ये जितना कुछ आप अभी मेरे मुंह से सुने हैं, ये सारा कुछ सेल का ही एक पार्ट माना जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम लोग नेके आई से नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग सेल कहते हैं। जिसको हम लोग नेके आई से नहीं देख सकते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। इस चैप्टर में आप दोस्तों देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं कि कुछ एक पिक्चर दिया गया है। इस पिक्चर में एक पिक्चर दिया गया है। इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बच्ची, एक डॉक्टर है जो कि माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। और ये जो दोस्तों है, ये सेल है। यहाँ से ये सेल है। ठीक है, यहाँ से ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये सेल है। क्या है? सेल है। ये दोस्तों सेल है और इस सेल को माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। और इस सेल में क्या क्या है ये सब ऑब्जर्व किया जा रहा है। यही ऑब्जर्वेशन को वन बाय वन आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। कि इस सेल के अंदर आपको जो सेल सोचिए, एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे लाइफ का, मेरे बॉडी का, जो हम नेके आई से नहीं देख सकते हैं। बट इसका वर्क परफॉर्मेशन में देखिए कि कितना सारा कुछ इसमें दिख रहा है। इसी को जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है, इसी को दोस्तों हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कुछ ऐसा भी बात है जो हम यहाँ देखिए साइड में जो दिया गया है, इसको हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप समझेंगे। ठीक है, देखिए कहता है इसमें कुछ दिया गया है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या कि पूरा हम जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को हम अंडरलाइन करेंगे दोस्तों। पूरा अंडरलाइन करेंगे तो फिर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं। और जिसको जिसको हम अंडरलाइन करेंगे उसको आप एक कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, सबको नोट करने का तरीका ये है कि ईच कॉल लगाकर आप नोट करेंगे। ठीक है, इसमें पहला देखिए कह रहा है, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अमॉन्ग द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिएंटेड इन वाटर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि लाइफ को, जिंदगी को सरवाइव करने के लिए वाटर हमारे जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है। द सम रिसर्चर्स बिलीव दैट लाइफ मे हैव ओरिजिनेटेड इन ए स्मॉल वाटर होल्स। बहुत सारे वैज्ञानिक का ये मानना है दोस्तों कि मेरा जो लाइफ है ये वाटर का एक छोटा सा स्मॉलेस्ट होल है, चेंजिंग द इन्वायरमेंटल कंडीशन rather than in the oceans. Hot springs are example of such environment in India. The hot spring of Puga Valley, Ladakh, maintain very high temperature near at the boiling point. लद्दाख का जो दोस्तों टेम्परेचर है, लद्दाख का टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर है, ठीक है, लद्दाख का हाई टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इवन इट इज कोल्ड क्लाइमेट
These environmental conditions seems to similar those on the early Earth about the 3.5 billion years ago. ये बात आज नहीं सर, आज से 3.5 billion years ago की बात है. The organism living in the hot springs are mostly heated living bacteria is called thermophilies. क्या है? Thermophilies, which are the unicellular. कैसा है? वो सारे बैक्टीरिया जो बहुत हॉटेस्ट क्लाइमेट में भी रह सकते हैं. ठीक है, आज से बहुत साल पहले जो एक स्प्रिंग सीजन में, जैसे सपोज कीजिए दोस्तों कि बहुत ज्यादा गर्मी होता है, उस स्थिति में भी जो सरवाइव कर लेता है उसको हम लोग थर्मोफिलियाज कहते हैं. अब दोस्तों बात यह है कि इस टॉपिक से पहले आपको हम समझा देते हैं कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं. एक है यूनिसेलर, दूसरा है यूनिसेलर और दूसरा है मल्टीसेलर. अगर हम लोग यूनिसेलर का बात करें तो एक कोशिकीय जीव, और अगर हम लोग मल्टीसेलर का बात करें बहुकोशीय जीव. ठीक है दोस्तों, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म वो सारे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि सिर्फ सिंगल सेलुलर से बना हुआ है, उसको हम लोग यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. जैसे कहता है साइंटिस्ट फ्रॉम द बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ Parasitins, Lucknow studied that hot spring and found that calcium carbonate. ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट स्टडी किया था, या क्या था कि द स्टडी स्प्रिंग एंड हॉट फाउंडेड क्लाइमेट कार्बोनेट formed by reptili around them. कहता है these deposits may have the protected early organism molecules from the harmful radiation and extreme conditions. They may also help in the formation of first protective membrane, the very barrier that define as a cell. कहता है कि ये जो हॉट क्लाइमेट में, स्प्रिंग सीजन के हॉट क्लाइमेट में कैल्शियम कार्बोनेट जो रेपिडली ये जो अराउंड जो फाउंड हुआ था अराउंड अर्थ, इसको हम लोग इसके नाम से, सेल के नाम से हम लोग डिफाइन किए थे. क्या किए थे? सेल के नाम से हम डिफाइन किए थे. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात अगर हम लोग बात करें, आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसी तरह अगर अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका सारा बुक कंप्लीट कर दिया जाएगा. दोस्तों अगर कुछ डाउट लगेगा, कुछ समझने में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे और हम उसको फिर से समझा देंगे. ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इसका एक्सरसाइज भी हम आसानी से अच्छे से समझाकर आप लोगों को कर देंगे, इसका क्वेश्चन आंसर भी. कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. यहाँ से आपको लिखना है सेल का डेफिनेशन. क्या लिखना है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. द सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट व्हिच लाइफ एग्जिस्ट. सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और यीस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेलर, जिसको हम लोग यूनिसेलर, while other kept plant, fish, birds, human are made up of million of cells, multicellular that work together. हम अभी जस्ट बताए थे कि यूनिसेलर और मल्टीसेलर, तो इसका सेल का डेफिनेशन लिखेंगे. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. द सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट व्हिच एग्जिस्टेड. सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और यीस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल. बैक्टीरिया और यीस्ट जो है ये सिंगल सेल, एक सेल से बना होता है. और बहुत सारे ऐसे भी जैसे प्लांट, फिश, बर्ड, ह्यूमन बींग्स, ये सारे जो होते हैं ये मल्टीसेलर और मल्टीसेल से बने हुए हैं. मल्टीसेल का हम बता दिए थे आपको कि बहुकोशीय है. अगर आसान भाषा में आपको हम समझाने का कोशिश करें तो आप समझ सकते हैं कि मल्टीसेलर मतलब जिसमें बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिसमें बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है यूनिसेलर, जिसमें बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको हम लोग मल्टीसेलर कहेंगे. अब कहता है आगे हम लोग दोस्तों बात करेंगे. आगे है a group of similar cell performing similar function. कहता है कि जो सिंगल सेल है वो सिंगल वर्क परफॉर्म करता है, जिसको जैसे a group of क्या है, a group of similar cell performing similar function. सिमिलर ग्रुप, जो ये सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन फ्रॉम द टिश्यू. कहता है जो सिंगल सेल है वो सिंगल वर्क को परफॉर्म करता है, जैसे कि टिश्यू के बारे हम बता चुके हैं कि टिश्यू जो होता है दोस्तों वो सेल के कॉम्बिनेशन को टिश्यू कहते
कहते हैं, सेल के कॉम्बिनेशन को टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब कुछ इसमें थिंक इट ओवर दिया गया है, जो ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आसानी से समझेंगे। ये दिया गया है, वेयर डज अ सेल कम फ्रॉम, सेल कहाँ रहता है, कहाँ से आया है। हाउ हैव द टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस fertilized the creation of new knowledge in the understanding the world behind the naked eye। जिस सेल को हम लोग आसानी से नहीं देख सकते हैं, उसके बारे साइंस क्या सोचता है, क्या ओवरव्यू देता है। दूसरा पॉइंट है, हाउ इज द सेल एक्सटर्नल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को एक्सटर्नल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला गया है, क्या कारण है इसका। कहते हैं, हाउ डज अ सेल इज मल्टीप्लाई, क्या सेल जो है मल्टीपल सेल है होता है, क्या मल्टीपल सेल होता है दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, ये अभी जस्ट हम बता दिए थे आपको कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन फ्रॉम द टिश्यूज। कहता है, डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइजेड फ्रॉम एन ऑर्गन एंड सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑर्गन सिस्टम। यही जैसे अभी बताए थे दोस्तों कि डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइजेड टू डिफरेंट फॉर्म ऑर्गन, सेवरल organs work together to form organ system। कहता है, such as nasal pores, nasal cavity, trachea और lungs from the respiratory system। कहता है, हमारे बॉडी के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो वर्क करते हैं, और इसी को ये किसके बेसिस पे करते हैं दोस्तों, सेल के बेसिस पे करते हैं। किसके बेसिस पे करते हैं, सेल के बेसिस पे करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इवन, नेक्स्ट है इवन व्हेन द सेल आर ऑर्गेनाइजेड इनटू टिश्यू। सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है, देखिए सेल से क्या बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। सेल रिमेन्स दैट फंडामेंटल यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑल द ऑर्गेनिज्म। इसीलिए सेल को कॉम्बिनेशन करते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू को कॉम्बिनेशन करते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन को कॉम्बिनेशन करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और इसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस मेक अस वंडर हाउ टू द सेल परफॉर्म सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज। अब आपको हम जानना है, ये जानेंगे कि सेल जो है कैसे डिफरेंट प्रकार के एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। कहता है, आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल, हाउ डू सेल इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विथ ईच अदर। हम ये जानेंगे कि मेरे बॉडी में जो सेल है, एक सेल दूसरे सेल से कैसे कम्युनिकेट करता है। डू सेल लिव फॉरएवर, डू सेल फॉरएवर। आंसर टू these questions as we enter the functioning world of the cell। अब हम जानेंगे कि इसका जो वर्क कैसे कैसे है। अब नेक्स्ट जो है 2.1, क्या है 2.1, ठीक है 2.1 कहता है, हाउ टू स्टडी सेल। सेल के बारे हम कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे जितना हम बात बता दिए वो तो आप जानते हैं। सेल को पढ़ने के लिए दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि जिसको हम अंडरलाइन किए हैं उसको आप नोट्स बनाएंगे, और मेरे चैनल को लाइक कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कहता है, we do cell our ability to of the human eyes to see two very close objects, separated distinct, imaging two tiny dot draws on the pieces of paper as the dot are moved closer. These some a point at which they can no longer be seen the separated when the viewed from about 25 centimeter, about 25 centimeter near point human eyes have, कहता है, 2 points separated, not otherwise the separated of is called the this is called this is called limit of revolution of the human eyes, which is 0.1 mm। दोस्तों ये जो क्वेश्चन अभी जो जिसको हम अंडरलाइन किए, इस जस्ट अभी 71 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखिए अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको, जो कि क्या कह रहा है कि आपका जो आंख की देखने की दूरी है ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो सबको पता है। ठीक है, और इसका जो अगर एमएम में हम लोग बात करें, ये कितना दूरी पर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अलग करके देखता है, तो उसका देखने का जो है कहता है 0.1 mm। ठीक है,
समझ रहे हैं दोस्तों? नहीं समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है अब कहता है a cell is usually too small to be seen by the unaided eyes. This raises an important question. बात यह है, how have cell biologists studied the external? कहता है क्वेश्चन ये है कि how have biologists studied the external and functional of the cell that are much smaller than the limited resolution of the human eye. अब यह कह सकते हैं कि आंख जो मेरा है ये इसको नहीं देख सकता है, इसका क्या कारण है? ठीक है, यू हैव लर्न अबाउट द convex lens or the combination of the lens dart and the object lens and the eyepieces are used for the magnification. क्या है? मैग्निफिकेशन। ये इसको देखने के लिए दोस्तों हम कौन सा लेंस का यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। किसका करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब मेन इंटरेस्टिंग बात अभी तक दोस्तों हम नहीं बताए थे, क्या क्या कि इससे पहले जो एनसीईआरटी का बुक था जिसमें सेल चैप्टर था उसमें पहले इस बात को बताया गया था, लेकिन इस न्यू चैप्टर में न्यू बुक में इसको बाद में बताया गया है। सेल का डिस्कवर कौन किए थे? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सेल का डिस्कवर कौन किए थे, तो सेल का डिस्कवर बता रहे हैं, आप इसको नोट करेंगे। रॉबर्ट हुक। क्या करेंगे? रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व सेल इन 1665 using the cell design microscope, जैसे कैपेबल ऑफ द अबाउट जिसका था वो माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक साहब देखे थे। कब? 1665 को। उसका जो लेंस का जो क्षमता था वो 200 to 300 मैक्स। while examining the thin slice of cork, he observed small boxes, each called compartment, and the name them the cell. In the school laboratory, light microscope are observe object using. कहता है दोस्तों क्या कि ये जो थे ये एक कॉर्क पर डिस्कवर किए थे और उनको एक बॉक्स जैसा दिखा जिसको वो क्या कहे? सेल का नाम दिए। और कब क्वेश्चन आएगा कि सेल का डिस्कवर कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक किए थे। कब किए थे? 1665 को किए थे। कब किए थे? 1665 को किए थे। अब हम दोस्तों बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और सबको किसका क्या साइज है, साइज के अकॉर्डिंग अभी हमको ग्राफ जो दिया गया है इसमें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, आप समझेंगे। ठीक है, देखिए ये टेबल की तरह आप याद करिए। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स विजिबिलिटी थ्रू द अनफेडेड ऑफ द फेडेड आईज। ठीक है, किसको सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं? जैसे अगर 0.1 nm होगा तो एटम होगा। ठीक है, इसका जो है ये स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, एटम है ये और स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल कहलाता है। उसके बाद दोस्तों जब हम 1 nm में जाएंगे तो प्रोटीन और लिपिड्स है जिसको हम लोग आसानी से देखेंगे। लिपिड्स है जैसे देखिए ये है स्मॉलर, ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, क्या है ये? प्रोटीन एंड लिपिड्स है। दूसरा है देखिए दोस्तों वायरस का और राइबोसोम बैक्टीरिया, और ये जो है वायरसेस का ये बताया गया है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो मिनी स्कोप से देख सकते हैं। उसके बाद है स्मॉल बैक्टीरिया, उससे बड़ा है दोस्तों, उससे जो बड़ा है वो है माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्या? माइक्रोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहता है। उससे देखिए इसमें कितना आएगा, इसमें हम लोग अगर 1 UM से भी और 10 UM के बीच में अगर हम लोग जाएंगे तो इसमें न्यूक्लियस भी देख सकते हैं, मोस्ट बैक्टीरिया भी देख सकते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया को भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उससे जब हम बढ़ेंगे 10 से 100 में जाएंगे तो हम देख सकते हैं मोस्ट प्लांट एंड एनिमल, उसके बाद अमीबा, उसके बाद फिश एग, उसके बाद चिकन एग, सो ऑन। दोस्तों हम क्या करेंगे? उसके बाद है ह्यूमन हाइट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नीम ट्री, रॉकेट, ये सारे कुछ क्या
अब कहने का मतलब है ये जो दोस्तों अभी हम दिखाए हैं, ये जो सीरीज दिखाए हैं, ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है? ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बढ़ते जा रहा है। किस सिचुएशन, किस कंडीशन में कौन सा बैक्टीरिया कहाँ आपको मिलेगा, यही दिखाया गया है। इसको दोस्तों आप याद कर लेंगे, क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो उसमें तो आपको देंगे ही देंगे। बाकी इतना आप, हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों इसमें है, ये देखिए माइक्रोस्कोप का एक फोटो दिया गया है, इसको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप समझिए। ठीक है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। क्या है ये? स्ट्रक्चर ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें देखने का ये है, कहता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेंसेज इन अचीव द बेटर मैग्निफिकेशन एंड रिसोल्यूशन अंडर द विजिबल लाइट एक्सप्लोरर डिफरेंट पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप। Different part of the microscope. In your school laboratory and the use it the observe fine structure of the various materials. ठीक है। इसमें ऑब्जर्व करने के बाद पता चला बहुत सारा मटेरियल्स जो है तो देखने को मिला था दोस्तों, जैसे जैसे टू यूज टू ऑब्जर्व अ स्ट्रक्चर वेरियस मटेरियल। ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी ये देखा, ये है, ये क्या क्या है? कोर्स ऑफ एडजस्टमेंट द ट्यूब, आई पीसेस, बॉन्डी ट्यूब, तथा फाइन एडजस्टमेंट, क्नोब, हैंडल एंड स्टेज, माइक्रोस्केप, सो ऑन। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है। इसको ऑब्जर्व करने के बाद हम देखिए माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्वेशन के बाद हम कुछ ओवरव्यू लिए हैं, जैसे अपार्ट फ्रॉम द लाइट माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट आल्सो द यूज पावरफुल इलेक्ट्रॉन्स। इसका कुछ क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या क्या यूज किया गया था तो बताइएगा। या अपार्ट फ्रॉम द लाइट माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट आल्सो यूज पावरफुल इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप that are revealed of the fine detail of the cell structure. These instruments use a beam of light instead of light to produce of light magnified image, allowing us to see the structure of the nominated scale with the remarkable clearly named the brilliant touch of मीटर। ये सब इसका फंक्शन था, इसका माइक्रोस्कोप का। इससे जो एक्सपेरिमेंट निकला दोस्तों वो है, क्वेश्चन आएगा 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना माइक्रो, 1000 माइक्रोमीटर होता है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना, 1000 माइक्रोमीटर होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा दोस्तों, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा बात है एस्टिमेटेड साइज ऑफ द ओनियन पील। जो ये अब हम बता रहे हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये ओनियन पील पे किया गया था। किस पे किया गया था? ओनियन पील पे किया गया था। इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एस्टिमेटेड द साइज ऑफ ओनियन पील। एस्टिमेटेड, इसको लिख लेंगे, द साइज ऑफ ओनियन पील इक्वल टू डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोप बाय नंबर ऑफ सेल्स along with डायमीटर। तो डायमीटर दोस्तों आपको पता है, डायमीटर बता रहे हैं। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है ये यहाँ से इस दूरी को डायमीटर कहते हैं, और यहाँ से दोस्तों इस दूरी को रेडियस कहते हैं। ठीक है। दोस्तों डायमीटर और रेडियस में अंतर समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको डिस्कस करने का कोशिश और समझाने का कोशिश करते हैं। कहता है कि सपोज 25 सेल्स आर सीन अलोंग द डायमीटर। तो सपोज करिए कि आप 25 सेल को देखें, ठीक है, अलोंग एक डायमीटर में। इन दैट केस द साइज ऑफ वन ओनियन सेल वुड बी 5000 बाय 25। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा, कितना आएगा, 5, कितना आएगा, वो आएगा आपको 5000 डिवाइडेड बाय 25, इसका हो जाएगा 200। कितना हो गया, 200। ठीक है, यूएम। कहता है इफ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ ओनियन पील सेल्स, इतना हाउ मच डज द लाइट ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक्टिविटी है, इसको हम ऐसे ही समझा दे रहे हैं। द माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग द सेल, the total magnification of the microscope depend on the magnifying power of the eyepieces and objective lens. If both the eyepieces and the objective lens have the magnifying power of the 10x, then the total magnification will be 100x. This means that the cell with an estimated size width of the 200 mm appeared 100
टाइम्स लार्जर, 100 टाइम्स लार्जर ये लिया गया था। इसको याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए ये जो दिखाया गया है दोस्तों, ये दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ लोअर सरफेस ऑफ द, ठीक है, कॉन्टिलिया लीफ शोइंग द स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा के बारे दोस्तों हम आपको बता देते हैं। स्टोमाटा एक जो है लीफ का अपर लेयर एक कोर है। स्टोमाटा क्या है? लीफ का अपर लेयर एक कोर है, जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा ये फोटोसिंथेसिस में प्लांट को बहुत हेल्प करता है। दीज इम्प्रूवमेंट कहता है हैव टर्न टू माइक्रोस्कोप इन पावरफुल टूल स्टडी। यू कैन से पिक्चर, इसमें देख सकते हैं, इस पिक्चर में क्या स्टोमाटा के बारे बताया गया है। ये स्टोमाटा को डिफाइन करता है। किसको करता है? स्टोमाटा को डिफाइन करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे। 2.2 में बताया गया है सेल स्ट्रक्चर। You have learned that cell are originated into the specialized tissues और organ। हमको पता है कि सेल जो है ये कॉम्बिनेशन है इसका, सेल और टिश्यू, जो सेल से बड़ा टिश्यू होता है, ठीक है। अब हम लोग ऑर्गन बता दिए हैं, सेल भी बता दिए हैं, टिश्यू भी बता दिए हैं, ऑर्गन बता दिए हैं, ऑर्गन सिस्टम बता दिए हैं, बॉडी बता दिए हैं। मेरा अभी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम है, तब दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तभी हम नहीं पढ़ाते, ठीक है। मेरा बॉडी नहीं बनता, आपका बॉडी नहीं बनता, आप आपसे ऐसे हाथ खोल खोल के मेरा वीडियो को नहीं देखते रहते हैं, ठीक है। एंड द कलेक्टिवली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। आपको पता है कि इससे हमारे बॉडी का जो सेल है वो हर एक सेल का अलग अलग परफॉर्म है, अलग अलग वर्क करता है, ठीक है। इसीलिए इसको परफॉर्मिंग ऑफ द सेल कहा गया है। कहता है फॉर दी सेल्स टू फंक्शन यूनिट दे मस्ट एबल टू इंटरेक्ट विद द वन एंड अदर विद इन देयर सराउंडिंग्स। कहता है ये सेल में ये कैपेसिटी होती है, जैसे दोस्तों हम बोल रहे हैं तो मेरे, हम भी तो एक सेल से बने हुए हैं, आप भी तो एक सेल से बने हुए हैं। हम लोग में कॉम्बिनेशन के एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दीज इंटरेक्शंस अकर दैट इज सेल boundary where substances move between cell and their external environment. Even single cell organism exchange materials respond to their environment through the cell membrane। कहता है दोस्तों हमारा जो सेल है, एक सेल दूसरे सेल को क्या करेगा? जैसे सपोज कीजिए एक मेरा ये सेल है, दूसरा मेरा ये सेल है, तो एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट है, और जब एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट है दोस्तों, तो ये क्या करता है? एक सेल का अपना जो मटेरियल होता है ये दूसरे में सेल को क्या करता है? देता है और लेता है। जो इसके एक कवर होता है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब हम दोस्तों आगे पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन कैसे वर्क करता है, आइए समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। यूनिवर्सल मतलब होता है यूनिक, ठीक है, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल फीचर्स ऑफ द सेल इसमें समझेंगे। क्या समझेंगे? कहता है द सेल मेम्ब्रेन, इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे। सेल मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री दैट सराउंड ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट द इट्स कॉन्ट्रैक्ट। कहता है कॉन्टेंट्स, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेल का एक कवर होता है, लेयर होता है, जो किसको प्रोटेक्ट करता है? सेल को प्रोटेक्ट करता है। इट डिफाइंस द इंडिविजुअली इनवॉलेंटरी सेल एंड आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा। और इसको किसके नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस लिक्विड को जो सेल को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। The cell membrane is selectively permeable, which means it allows the some substances pass through it while the blocking other. You have learned how the oxygen and carbon dioxide move across the membranes of the alveolar lungs. How does the structure in the cell membrane in the cell alveoli control the movement of substances across it? कहता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये काम क्या करता है हमारे बॉडी में? आपको मालूम है दोस्तों, हमारा जो बॉडी वर्क करता है, इस बॉडी को वर्क करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर दो गैस बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एक पहला गैस जो माना जाता है वो दोस्तों ऑक्सीजन, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होगा कि जितना हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की
आवश्यकता और यूजफुल है, उतना ही मेरे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी वर्क करता है। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, फिर ऑक्सीजन काम नहीं करेगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कार्बन डाइ एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। यही काम सेल करता है। कार्बन डाइ और ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपेरेंट करता है, एक दूसरे को देने लेने का काम करता है। ये कौन करवाता है? ये सेल मेम्ब्रेन करवाता है। कुछ दोस्तों यहाँ एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया है, जो कि आपको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, आप समझ जाइएगा। क्या कहा है इसमें? देखिए, एक्सपेरिमेंटल स्टेप किया गया है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ये इनिशियल एंड ठीक है फाइनल। कहता है विथ द हेल्प ऑफ द किचन द नाइफ। देखिए एक टुकड़ा है, इसको हम लोग काट कर रखे हैं, ठीक है। केयरफुली कट द पोटैटो, ये दो आलू का टुकड़ा है, इसको हम लोग काटे हैं। मेजर रिकॉर्ड द इनिशियल वेट द बोथ पीसेस। दोनों का क्या था कि पहला बीकर है, बीकर बी में जो रखे, दोनों का वेट सेम था, बट वन पीसेस ऑफ पोटैटो बीकर ऑफ प्लेन, ठीक है, with the plain water, but other pieces the protect because be the 20% salt and sugar। कहता है एक आलू के टुकड़े में हम लोग सिर्फ आलू का टुकड़ा काट कर रखे, दूसरे में नमक का उसका सॉल्ट मिला कर रखे। leave them understand how the until notice the observe measure the record finally weight of each pieces। ठीक है, बाद में हम दोस्तों ये दोनों का वेट को कैलकुलेट किए, ठीक है, क्या किए? कैलकुलेट किए, तो हमको देखने को मिला मेजर द रिकॉर्ड ऑफ द फाइनल वेट ईच पीसेस, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड देयर फाइनल वेट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इस दोनों में दोस्तों क्या हुआ है? वेट में अंतर हो गया, ठीक है। क्या था? बीकर ए में जो था ये था पोटैटोज द पीसेस ऑफ सोयल, ठीक है। दूसरा था पोटैटोज पीसेस। दोनों को जब एक्सपेरिमेंट किए तो दोनों के वेट में क्या हो गया? बदलाव हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब है कि कुछ जो सेल था, कुछ जो सेल था, वो सेल आपस में क्या हो गया? टूट गया। कुछ सेल आपस में टूट गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ और, जो डिफ्यूजन देखना है, ऑस्मोसिस देखना है। इसके कहता है mud bean the seeds are kept in the aquarium state solution of water, soaking water for the 12 hours। What will happen then? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है छोटो दोस्तों, कि इसमें 3 पॉइंट दिया गया है, जो कि आपके बुक पर दिख रहा है। आप लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे, आप लोग बुक खरीद लेंगे। बुक खरीदने से बहुत फायदा होता है, ठीक है। देखिए हम भी बुक से ही पढ़े हैं दोस्तों, ऑनलाइन से सीखे हैं, लेकिन बुक से ही पढ़े, इसलिए आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। अब कहता है कि बात यह है कि एक है व्हाट डू यू इनफर। आप इनफर से क्या समझते हैं, ठीक है। इसको अंडरलाइन नहीं करना है, जो करना होगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ अंडरलाइन करना होगा बताएंगे। व्हाट डू यू इनफर द व्हाट डू यू एक्सपर्ट in the term of changes in their weight? The weight of the potato piece of the beaker has the increase while weight of the potato piece beaker be decrease। ऐसा क्यों हुआ? Because अब लिखिएगा ऐसा क्यों हुआ? The cell membranes allow water to move in and out of the cell, but not sugar salt molecules। Water move from the area with the more water, less solute, dilute solution in to areas with the less water and more solute concentrated solution until the concentration in the two areas becomes equal। This movement of water through the selectively permeable membrane is called osmosis। कहता है कि सेल मेम्ब्रेन से, जो एक में हम देखे थे कि सॉल्ट मिलाए थे, दूसरे में नहीं मिलाए थे, आप देखें कि एक का वेट दूसरे के वेट से कम हो गया। इसका कारण है कि एक का एक जो सेल है उसका गैसीय एक्सचेंज दूसरे सेल से हो गया, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहाँ से ये दोस्तों ये ऑस्मोसिस का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे। किसके बारे पढ़ेंगे? डिफ्यूजन के बारे। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों अलग अलग बात है दोस्तों, ठीक है। अब हम कुछ बताने जा रहे हैं, ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन अलग अलग थिंग्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यू हैव लर्न एक्टिविटी, इतना में पढ़ चुके हैं। कहता है द, ठीक है, डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन इज आल्सो कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द डिफ्यूजन। ये जो दोस्तों जब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर से कोई जो सब्सटेंसेस को चेंज किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं, जो कि क्लास 8 के बुक में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। कहता है द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर
interacts due to the difference in their concentration, also called concentration gradient of diffusion, is the net moment of the particles from higher to lower concentration, which occur even without membrane osmosis. Diffusion water across the selectively permeable membranes in plant for the soil enters root cells by the प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कहता है जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में सब्सटेंसेस बदलते हैं तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बताते हैं दोस्तों। ठीक है, कहता है द देखिए यहाँ कुछ बताया गया, अ सेल केप्ट इन द सॉल्ट ऑफ शुगर सॉल्यूशन डिफरेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, सॉल्ट ये शुगर है और इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे रखते हैं तो पता चलता है कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट निकल कर आता है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन, अब जो दोस्तों एक बात हम बताना चाह रहे थे, सॉल्यूट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम एक गिलास शरबत बना रहे हैं। ठीक है, शरबत बना रहे हैं तो शरबत में सॉल्यूट जो होता है दोस्तों, जो हम मिलाते हैं, सॉल्वेंट होता है जिसमें मिलाते हैं और जो बन जाता है उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। नहीं समझे होंगे? समझिए, जैसे सपोज कीजिए एक गिलास हम पानी लिए और एक मोटी चीनी लिए तो ये क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। ठीक है, और जिसमें जैसे पानी में गिरा है तो सॉल्वेंट हो गया, और जब शरबत बना अपने गेस्ट के लिए जो बनाया है शरबत, वो क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ बताया है आयनिक, ठीक है, आयनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारे सॉल्यूशन के अलग अलग डिफरेंट सेल का क्या होता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वर्क को ये परफॉर्म करता है, यही समझाया गया है। सॉल्यूट जैसे मीडियम, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच बंधन बना रहता है, जैसे हमारा सेल है तो कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो हार्ड बॉन्डेड रहते हैं जो आसानी से नहीं टूटते हैं, कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। मीडियम इसका जो है क्या होगा? इसका मीडियम होगा आयनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? आयोनिक सॉल्यूशन। कहता है कंसंट्रेशन, द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर मीडियम सॉल्यूट एंड कंसंट्रेटेड इंटरमॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद है इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन। ये सारे कंसंट्रेशन से, जैसे सपोज कीजिए दोस्तों कि एक आयरन का रॉड है और उस आयरन को रॉड को जैसे हम धीरे धीरे गर्म करते हैं तो पहले हीट होता है, फिर पार्टिकल थोड़ा थोड़ा अलग होता है, फिर देखते हैं एक समय आता है कि वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। उसी तरह सेल के साथ भी दोस्तों होता है। आगे बढ़ते हैं, समझने का कोशिश करिए दोस्तों। ठीक है, अब कहता है structurally the cell membrane is extremely thin about the 7 to 10 नैनोमीटर। ठीक है, सेल का जो ये जो थीन होता है, पतला होता है, वो कम से कम 10 से 7 से 10 मीटर होता है। ठीक है, ठीक है, नैनोमीटर होता है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें द मेम्ब्रेन हार्ड लिपिड बैरली 2 लेयर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी layers in cell membrane, तो कहिएगा कि there are 2 layers of cell membranes, a special fat molecules with the water attracting heads outwards and the water repelling tails inwards with the proteins embedded them। दूसरा बात है the molecules can move sideways lipids or rotate within the membranes, hence is called fluid। Proteins in the membrane act like gatekeepers, letting substances passes through। कहता है कि ये जो स्ट्रक्चर में देख रहे हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए, हम बता रहे हैं स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे देखिए ये सारे कुछ जो यहाँ से यहाँ, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये सेल का क्या है? स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये जो लेयर है, यही ये जो दिख रहा है आपको ब्लू ब्लू जो दिख रहा है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो दिख रहा है यहीं से क्या होता है कि ये पास करता है वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स। देखिए यहीं से ये क्या करता है, एक सेल दूसरे सेल को ट्रांसफर करा देता है, एक सटा हुआ है, एक दूसरे से सटा हुआ है, यही पास कर रहा है। अगर ये करना बंद कर देता है दोस्तों तो हम देखते हैं कि सुस्ती कभी कभी मन में देखते हैं कि लगता है कि जो लोग बोलता है आज हमको सुस्ती है, यही सेल जो है वर्क अच्छे से नहीं करता है तो हम लोग को क्या हो जाता है? सुस्ती हो जाता है दोस्तों। आप अच्छे से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ रहे तो लाइक करिए। ठीक है।
कहता है, अब हम लोग बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज लाइक, सिंस सिंस द सिंस 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 कहता है, सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक, सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स इन द, ठीक है, मॉजिक, इट इज कॉल्ड द मॉजिक मॉडल। मॉजिक मॉडल पूछेगा, व्हाट इज मॉजिक मॉडल, तो कहिएगा कि जो सेल है, एक सेल दूसरे सेल को जो कुछ भी सबस्टांसेस पहुंचाते हैं, आज एक्सचेंज करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉजिक मॉडल कहते हैं। अब कहता है कि ऑल लिविंग सेल्स कम्युनिकेट, all living all living cells communicate with their surroundings and their neighboring cells through a cell membrane. However, cell of a plant, fungi, and bacteria have the additional layer around the cell membrane, cell called the cell wall. ये जो कहता है, जितने भी लिविंग सेल्स हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं आसपास के जो नेबर सेल होते हैं उसको, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल ऑफ प्लांट, जैसे बहुत सारे सबका अलग अलग सेल है, प्लांट का सेल, फंगी का सेल, बैक्टीरिया का सेल, एडिशनल लेयर ऑफ अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। व्हाट डू यू थिंक द नेसेसरी, ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद इसका आंसर जैसे लिखेंगे पहले, व्हाट डू यू थिंक इज द नेसेसरी ऑफ द सेल वॉल दीज सेल्स, उसके बाद लिखिएगा, यहाँ से आंसर में लिखिएगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कहता है कुछ एक्टिविटी बताया गया है, ठीक है, कुछ एक्टिविटी बताया गया है जो आपके साथ हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहता है, प्रिपेयर द टेम्पररी स्लाइड ऑफ द थिन पील ऑफ एन ओनियन लीफ ऑफ द रे ऑफ कार्डिकल लीफ एंड अमाउंट इट विदिन द सप्रियन यूजिंग कवर स्लिप ऑफ द ऑब्जर्व प्लांट सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। एक छोटा सा पील था जो ओनियन पील हम बताए थे, उसको, उसके लेयर को माइक्रोस्कोप से देखा गया। सिमिलरली प्रिपेयर एट टेम्पोररी स्लाइड थिक द सेल जेंटली दैट screening the inner cell of your cheek with the cotton swab or the blunt end of the toothpick. कहता है, spared the cheek cell of the clean glasses slide. कहता है, add a drop of water followed by the few drop of the methylene blue stain and the carefully places of the overshape. Over ऑब्जर्व बोथ द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। हम देखेंगे ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है प्याज पे, इसको ये जो थिन लेयर है, इसको देखा गया था दोस्तों, इस थिन लेयर में माइक्रोस्कोप के द्वारा, और इसी से ऑब्जर्व किया गया था। जैसे ये जो एक ओनियन का है और इसी पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसके बाद कह रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या सीखे, ओनियन पील सेल्स, ओनियन पील सेल्स। कहता है, रो लीफ द पील सेल्स आर द
बॉक्स शेप, इसका जो अंदर का जो एक शेप है वो क्या है, बॉक्स शेप। जब प्याज का दोस्तों आप देखेंगे, जब उसको आप काटेंगे तो देखेंगे उसमें एक लेयर होता है पतली सी पन्नी टाइप का, ठीक है, जिसको उस वो क्या है एक बॉक्सेस टाइप से देखा गया था। ऐसा नहीं कि आप जो नीचे आई से देख रहे हैं और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद वो बॉक्सेस शेप का लगा, ये नहीं कि हम लोग देखते हैं तो राउंडेड लगता है, सर्कल जैसा लगता है, लेकिन वो बॉक्सेस शेप में देखा जाता है। प्रिपेयर Prepare two slides of the Rio leaf field and the human cheek cells again and put 20% of sugar solution on them. Observe them under the microscope. After half an hour, what do you observe? You must have observed that boundaries of the plant cell remain the small same but their inner contracts the। अगर हम लोग बात करें, हम लोग देखे हैं कि ऑब्जर्व दैट द बाउंड्रीज ऑफ द प्लांट सेल remain the same but inner contracts the shrink and the space between inner and outer boundary areas increase। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सेल के कारण होता है। यू मे ऑब्जर्व दैट चिक सेल ऑफ द अदर हैंड द श्रिंक कंसिडरबली बाय। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं क्या कि आगे है। अब इसका जो है तो कल दोस्तों हम सेकेंड पार्ट अपलोड करेंगे, इसको आप देखेंगे। अभी तक हम लोग जो अभी पढ़ाए थे और आप नोट कर लीजिएगा, होमवर्क में आप इसको पढ़कर रखेंगे तो हम समझाएंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। सारा चैप्टर इसी तरह समझाएंगे और जहाँ जहाँ डायग्राम बनाना होगा दोस्तों, डायग्राम को भी हम समझाएंगे। इसलिए अच्छे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ हम सारा कुछ आपको बुक कंप्लीट कराएंगे, क्वेश्चन आंसर कराएंगे, प्रीवियस पेपर भी कराएंगे जब इस बुक को हम कंप्लीट कर देंगे। मैथ, साइंस और एसएसटी इस चैनल पे आपको करवाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। कल याद रखिएगा सेल वॉल आउटर कवरिंग ऑफ द सेल हम लोग पढ़ेंगे। कल क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, याद रखेंगे हम आप, और कल याद दिलाएंगे द सेल वॉल आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, यहाँ से पढ़ेंगे।